नमस्कार, जेएटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की खबर के साथ मैं हूं दीपेश। आज हम बात करते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। ईरान अगले 48 घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान 100 से ज़्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों के जरिए एक साथ हमले की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी को फ़ोन लगाकर सुलह की कोशिश की जा रही है। इन सब के बावजूद अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। ईरान इजराइल के बीच ये हालात कैसे बने, अब जंग लड़ने की तैयारी कर रहे ये दोनों देश कभी दोस्त भी होते थे, फिर दुश्मन कैसे बन गए, इस पर बात करते हैं। अभी ईरान और इजराइल की जंग की आशंका क्यों जाहिर की जा रही है, इस पर बात करें। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देश के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वह अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता है। वही इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजराइल सेना की एयर स्ट्राइक ऐसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा था। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। साल 1948 के मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस वक्त तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1948 में ही उसे देश के तौर पर स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर इजराइल से दोस्ती का इजहार नहीं किया था। सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। दोनों में नज़दीकियाँ तब और भी बढ़ गई जब एक अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। दरअसल 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपना 6ठा गणतंत्र दिन मना रहा था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। इस काम को अंजाम दे रहा था ईरानी सेना का जनरल फजलुल्लाह जाहिदी। खुफिया एजेंसी से इस तख्ता पलट की जानकारी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मोसाद्देक अलर्ट हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। जैसे ही ईरानी सेना आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगी, जनरल फजलुल्लाह जाहिदी देश छोड़कर भागने लग गए। इस घटना के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से एक मैसेज ईरान में अपने ऑफिसर को भेजा जाता है। इसमें लिखा था, ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा ऑपरेशन विफल रहा। अब हमें इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से बचना चाहिए। ईरान में मौजूद CIA के अधिकारियों के पास अब 2 रास्ते बचे थे। एक तो ये था कि वह जान बचाकर वापस लौट जाए या फिर ईरान की सरकार को गिराने के लिए अगले ऑपरेशन की तैयारी करे। ईरान में मौजूद कर्मिट रूजवेल्ट नाम के CIA के सबसे अधिकारी अमेरिकी सरकार के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया। वो अगले ऑपरेशन अजाक्स की तैयारी में लग गया। तो फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 19 अगस्त को तेहरान में किराए के लोगों की भारी भीड़ जमा कर दी। ये उग्र आंदोलनकारी देश में राजाशाही को एक बार फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। इन्हें
वहां के शाही परिवार का समर्थन था। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद मोसादेक को ईरान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और चुनी हुई सरकार गिर गई। ईरान की सत्ता शाह रजा पहलवी के हाथ आ गई। यह पहला मौका था जब अमेरिका ने किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराया था। ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार के इजराइल से अच्छे संबंध थे। एक वक्त ऐसा था जब शाह की सत्ता के दौरान इजराइल का मेन तेल सप्लायर रहा, जबकि इस दौरान दूसरे अरब देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते थे। मिडल ईस्ट में इजराइल और तुर्की के बाद ईरान तीसरा ऐसा देश था जहां यहूदियों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। करीब 1 लाख यहूदी ईरान में रहते थे। अल जजीरा के मुताबिक दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी साबक को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। तो फिर इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कैसे शुरू हुई ये जानते हैं। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति दरअसल साल 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्रेयू के अलावा सोवियत संघ समेत कई देशों के बड़े नेता आए थे। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने शैतानों की पार्टी कहकर इसकी आलोचना की थी। शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ खमैनी ने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। इनका मानना था कि शाह परिवार अमेरिका के हित में फैसला लेता है। खुमैनी के इशारे पर ईरान में शाह के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। जल्द ही ईरान के आम लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसने इस्लामिक क्रांति का रूप ले लिया। दिलचस्प बात यह थी कि जिस खुमैनी ने शाह परिवार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था वो खुद ईरान में नहीं थे। साल 1964 में ईरान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग पर शाह ने खुमैनी के देश छोड़ने का आदेश दिया था। इस वजह से इस्लामिक क्रांति की शुरुआत उन्होंने इराक में रहकर की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करके तेहरान के शाहजादा चौक पर जमा हुए थे। इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देख सेना ने उन पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। अब नतीजा ये हुआ कि शाह रजा पहलवी देश छोड़ भागने के लिए मजबूर हो गए। अप्रैल 1979 में खुमैनी वापस देश लौटे और ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हुआ। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। देश लौटने के बाद खुमैनी ने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि ईरान को अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। ये देश फिलिस्तीन में रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करेंगे। इसके आगे खुमैनी ने कहा कि अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान है। इस्लामिक क्रांति के बाद 1948 से दोस्त रहे दोनों देशों के लोग अब एक दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच एयर रूट को बंद करवा दिया गया था। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। अब बात करते हैं 14 महीने बाद पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लिया। तारीख 28 जनवरी 2021 के दिन गुरुवार गाजीपुर बॉर्डर 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस से पटा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस बीच शाम 4 बजे यूपी पुलिस ने वहां मौजूद किसान नेता को एक कागज़ दिया जिस पर कानून की कई धाराओं का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई थी कि फौरन धरना खत्म कीजिए वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। शाम 6 बजे
किसान नेता राकेश टिकैत की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मीडिया में खबरें चलने लगी कि टिकैत धरना खत्म करने को तैयार है, आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। इस बीच एंट्री होती है यूपी के लेनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की। नंद किशोर ने धमकी देते हुए पुलिस से कहा, रविवार तक इन्हें हटा ले वरना हम हटाएंगे। इस पर राकेश टिकैत भड़क गए और बोलते बोलते कुछ देर बाद फफकने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि किसानों के कत्लेआम की तैयारी है, कृषि कानून वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा। रोते हुए टिकैत की तस्वीर जैसे ही देश भर में फ्लैश होती है, पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा से हज़ारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रात में ही दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। हाईवे जाम हो गए, नारे गूंजने लगे, किसान वापस नहीं लौटेंगे। टिकैत के आंसू ने कमज़ोर पड़ चुके किसान आंदोलन की दशा बदल दी। किसान दिल्ली से सटे सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डट गए, वहां पक्के घर बना लिए। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई थी। सरकार ने हर बार कहा था कि वो कानून में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वापस हरगिज नहीं लेगी। करीब 10 महीने बाद यानी 19 नवंबर 2021 सुबह 9:15 पर पीएम मोदी ने नेशनल टीवी पर किसानों से माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह पहली बार था कि जब मोदी ने कोई फैसला वापस लिया था। आखिर 14 महीने बाद मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की 5 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी पीएम को इंटरनेशनल रिपोर्ट मिली, हिंदू सिख दंगे हो सकते हैं। जी हाँ, अक्टूबर 2021 की शुरुआत में पीएम मोदी को बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि किसान आंदोलन में दंगे की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग किसान आंदोलन में घुसकर हिंदुओं और सिखों के बीच लड़ाई कराना चाहते हैं, हमें जल्द एक्शन लेना होगा। 10 अक्टूबर 2021 को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, लखीमपुर खोरी की घटना को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि झूठ भी है। ऐसा करना खतरनाक है और उन जख्मों को कुरेदने जैसा है जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लगी है। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 यूपी के लखीमपुर खीरी में एक कार ने किसानों को रोक दिया था। 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था। 14 अक्टूबर को आशीष मिश्रा का जेल भेज दिया गया। फिलहाल वो बेल पर है। 19 नवंबर 2021 सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त के जत्थेदार रहे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, कई लोग किसान आंदोलन को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे थे। कई लोग सिख वर्सेस सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस ग्रुप ऐसे थे जो सिख सोच, निशान, इतिहास और भावनाओं को दरकिनार कर रहे थे। अगर ये साजिशों कामयाबी की होती तो सिख समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। दूसरा मुद्दा था सेना में सरकार के प्रति नाराजगी और बगावत का डर। दिसंबर 2020 पंजाब के बठिंडा में हजारों की संख्या में किसान 3 कृषि कानून के विरोध में जुटे थे। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल थे। कई पूर्व सैनिकों ने वर्दी भी पहन रखी थी। इस बीच नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं फौजी हूँ और मेरे पिता किसान है। कुछ लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे थे। अगर किसान आतंकवादी ही है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। यह खबर जैसे ही बठिंडा छावनी तक पहुँची, फौजी अफसर अलर्ट हो गए। खुफिया एजेंसियों को चिंता होने लगी कि किसान आंदोलन। दूसरा मुद्दा था
सेना में सरकार के प्रति नाराजगी और बगावत का डर। दिसंबर 2020 पंजाब के बठिंडा में हजारों की संख्या में किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में जुटे थे। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल थे। कई पूर्व सैनिकों ने वर्दी भी पहन रखी थी। इस बीच नौजवान खड़ा होता है और कहने लगा, मैं फौजी हूँ और मेरे पिता किसान है। कुछ लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। अगर किसान आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। यह खबर जैसे ही बठिंडा छावनी तक पहुंची, फौजी अफसर अलर्ट हो गए। खुफिया एजेंसियों को चिंता होने लगी कि किसान आंदोलन ब्लू स्टार ऑपरेशन की तरह न हो जाए। तब कई सिख फौजी ने बगावत कर दी थी। इसके बाद जनवरी 2021 में सेना ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पूर्व सैनिक वर्दी में आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मौलिक बताते हैं, उस समय किसान आंदोलन को लेकर फौज में सरकार के प्रति नाराजगी थी। फौज के कई लोगों ने मुझे बताया था कि आंदोलन की वजह से उनके जाट समाज के कई लोगों की जान गई है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जीत पर अड़े थे। उन्होंने कुछ करना चाहिए था। मैंने यह बात सरकार को बताई थी। अब तीसरा मुद्दा था उपचुनाव में 33 सीटों में से सिर्फ 8 सीट पर बीजेपी की जीत। नवंबर 2021 की शुरुआत में मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा सीट और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुल 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली। राजस्थान की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें जीत ली थी। कुल 30 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, जबकि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट वह बचाने में कामयाब रहे। ये नतीजे बीजेपी को परेशान करने वाले थे। अब चौथा मुद्दा था बीजेपी की इंटरनेशनल रिपोर्ट में पीएम मोदी की इमेज की चिंता। अगस्त 2021 यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले का वक्त था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के बड़े नेता को किसानों के बीच भेजा। उन्होंने टास्क दिया गया कि वो गाँव में चौपाल लगाए और पता करे कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर ज़मीनी हालात क्या है। यूपी किसान मोर्चा के महामंत्री राम बाबू दुबे ने तीनों कृषि कानूनों का बचाव करते हुए बताया कि हमने किसानों को कृषि कानून के फायदे बताकर उन्हें समझाने की कोशिश की। कुछ किसान मान भी गए, लेकिन वे आंदोलन से हटने को तैयार नहीं हुए। जो किसान कृषि कानून के बारे में नहीं जानते थे, वे भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे, क्योंकि उनके लिए किसान एकता बड़ी बात थी। दूसरी तरफ सपा चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस के नेता किसानों के बीच पीएम की इमेज खराब करने की कोशिश में लगे थे। अक्टूबर 2021 में हमने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी कि जैसे भी हो आंदोलन खत्म करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा मुद्दा था 5 राज्यों में चुनाव, 300 से ज़्यादा सीटों पर किसान हावी थे। फरवरी मार्च 2022 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मिजोरम और गोवा में विधानसभा चुनाव होने थे। इन राज्यों के करीब 300 सीटों पर किसान ही जीत हार तय करते हैं। नवंबर 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। पीएम को लगने लगा था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो इन राज्यों में नुकसान हो सकता है। यूपी, उत्तराखंड इसके हाथ में निकल सकता है। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। इनकी इलाकों में किसान मुख्य थे। 2013 का वक्त मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी के जाट और मुसलमान बट गए थे। बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिला और वह 126 में से
100 सीटें जीत गई, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जाट और मुस्लिम फिर करीब आ गए थे। किसान पंचायतों में बड़ी संख्या में पश्चिमी यूपी और पंजाब के मुस्लिम किसान शामिल हो रहे थे। अगर इनकी युगलबंदी कामयाब होती तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था। फिर वक्त आता है छः बजे का। सुबह 6:21 पीएम मोदी का ट्वीट आया और 9:14 पर कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ। तारीख 19 नवंबर 2021 सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती थी। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक हफ्ते का वक्त था। सुबह 8 बजे पीएम का ट्वीट आया। आज 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश भर में चर्चा छिड़ गई। मोदी किसान आंदोलन को लेकर कई ऐलान कर सकते हैं। तब विपक्ष सरकार की किसान विरोधी इमेज बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव होने को थे। इन राज्यों में कम से कम 300 सीटों पर किसानों का वर्चस्व था। 9:14 पर मोदी ने नेशनल टीवी पर कहा, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी। इसके कारण दिए गए प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। आखिरकार 14 महीने की तकरार के बाद 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से बिना किसी चर्चा ध्वनिमत से कृषि कानून वापस ले लिया गया। 11 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और दिल्ली बॉर्डर पर विजय दिवस मनाया गया। जून 2020 देश में कोरोना कहर बरपा रहा था। देश में 11,000 से ज़्यादा लोग की जान जा चुकी थी। कई शहर अभी भी लॉकडाउन की जद में थे। इस बीच 5 जून को केंद्र सरकार एक मध्यादेश के जरिए 3 कृषि बिल लेकर आती है। विपक्ष ने विरोध जताया कि देश में कोविड से लोग मर रहे हैं, ऐसे में बिना चर्चा के कृषि कानून लाने की क्या जल्दबाजी है, पर सरकार नहीं मानती है। दिसंबर 2020 केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में फार्म बिल 2020 लेकर आती है। दोनों सदनों से यह बिल पास भी हो जाता है, पर किसानों को यह बिल रास नहीं आता है। किसानों को डर सताने लगा कि नए बिल से मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगी, बड़ी कंपनियां फसलों की कीमतें तय करने लगेगी। वे इसके विरोध पर उतर जाते हैं। पंजाब के किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए, पर सरकार ने उन्हें वहां से हटा दिया। 2 महीने बाद यानी 25 नवंबर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी सहित कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार और किसानों के बीच 11 बार बातचीत हुई, पर कोई नतीजा न निकला। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट ने 18 महीने के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी। साथ ही इन कानूनों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई, पर किसान फिर भी नहीं माने। उनका कहना था, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हम आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फरकाया था। 26 जनवरी सुबह का वक्त था। जगह दिल्ली से सीता सिंधु बॉर्डर। हजारों की संख्या में किसान रैली करेंगे रिंग रोड पे और ट्रैक्टर दे नाल ट्रॉली जाऊं जैसे नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ युवाओं ने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया। किसान नेता कई निर्देश जारी करते हैं, उससे पहले ही सैकड़ों ट्रैक्टर सिंधु बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर इन्हें रोकना चाहा, पर कामयाबी नहीं मिली। आंदोलनकारी तय रूट छोड़कर कश्मीरी गेट तरफ बढ़ गए।
दूसरी तरफ टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर गए। शाम होते होते भीड़ लाल किले तक पहुंच गई। कुछ युवक अंदर भी घुस गए और तोड़फोड़ भी की थी। एक युवक ने तो लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। 2 घंटों तक हजारों आंदोलनकारियों ने लाल किले को घेरे रखा। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने दावा किया था कि 300 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। वहीं ट्रैक्टर से गिरने से एक किसान की जान भी गई थी। खबरों की खबर में बस इतना ही। और ऐसी नई खबरें और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहे GAT न्यूज़। नमस्कार।